नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी के इस महासेशन में हम सामान्य हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर आए हैं। आज हमारा पार्ट 3 है। ऑल इन वन हिंदी ग्रामर हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। ऐसे प्रश्नों का हमने यहाँ पर चयन किया है जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इनमें से कोई ना कोई प्रश्न अवश्य टकरता है। इससे पहले चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और प्यारा सा कमेंट करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए सेशन में आगे बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट हमारा यह चल रहा है। इससे पहले कि पार्ट नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो पार्ट भी अवश्य देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न प्रश्न जो होगा वह है प्रश्न नंबर 1। गुफा का तत्सम शब्द लिखो। गुफा का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? गुफा का जो तत्सम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा गुहा। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 की बात करें, दो शब्दों के योग से बने शब्द को क्या कहते हैं? तो दो शब्दों के योग से बने शब्दों को सामसिक शब्द कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, साहित्य को ज्ञान की किस राशि का संचित कोश साहित्य को ज्ञान की राशि का संचित कोश किसने कहा है? तो ये कहा है आपके रामचंद्र शुक्ल जी ने। ठीक है। बात करते हैं पार्ट प्रश्न नंबर 4 की, भाषा के मुख्य तत्व कौन से होते हैं? तो भाषा के जो मुख्य तत्व होते हैं वह है ध्वनि, चिन्ह, संकेत, भाव, विचार, अभिव्यक्ति। ठीक है। ये जो है ये 6 चीज जो है ये भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। प्रश्न नंबर 5 की बात करें, छतरी का तत्सम शब्द लिखो। तो छतरी का तत्सम जो होगा क्षत्रिय होगा। ठीक है। ये छतरी जो है तद्भव रूप है और क्षत्रिय तत्सम रूप हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की, रात का पर्यायवाची शब्द बताओ। तो रात का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा निशा, यामिनी, रैन। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं, घड़ी साज कैसा शब्द है? तो घड़ी साज जो है वो देशज शब्द हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, आंख का अंदर नाम का नयन सुख लोकोक्ति का अर्थ बताओ। तो इस लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा गुण के विरोध नाम होना। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं, प्राथमिक स्तर पर बच्चों में भाषा का विकास किस प्रकार किया जाना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को जो भाषा का विकास होना चाहिए वो होना चाहिए वर्णमाला के द्वारा, यानी वर्णमाला आ गई तो उसको भाषा विकास स्वतः ही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लेखन पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो उनको जो हुआ था वो गीतांजलि पुस्तक लिखने पर टैगोर जी को नोबेल रत्न प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की, उपसर्ग बताइए। इसमें हमें उपसर्ग बताना है। निरक्षर का उपसर्ग हो जाएगा निर्धन अक्षर, सत्संग का हो जाएगा सत धन संग। सत उपसर्ग इसमें है और इसमें निर उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 की बात कर रहे हैं, प्रत्यय बताइए। गुम धन अक, तो ये बनेगा गुमक्कड़। कृपा धन आलू, कृपालू। ठीक है। अक्कड़ हो जाएगा घूम धन अक्कड़, तो ये अक प्रत्यय हो गया और ये आलू प्रत्यय हो गया। ठीक है। उपसर्ग जो है शब्द से पहले लगाए जाते हैं और प्रत्यय जो है शब्द के बाद लगाए जाते हैं। ये घूम यहाँ पर शब्द हो गया, अक प्रत्यय हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से अक्कड़ हो गया। प्रश्न नंबर बात करते हैं 13 की, किस भाषा का स्वरूप अनिश्चित होता है? तो अनिश्चित किसका होता है? अनिश्चित का मतलब जो निश्चित नहीं है, तो ये अनौपचारिक भाषा का होता है। ठीक है। अनौपचारिक भाषा कौन सी हो जाएगी? माना किसी ने कहा कि सड़क पर कुछ लोग भाग रहे हैं, तो निश्चित नहीं कि कितने लोग भाग रहे हैं, वो अनिश्चित में आ गया। ठीक है। अनौपचारिक में आ जाए, औपचारिक अनौपचारिक। बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की, 12 बाट होना लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? बंटवारा होना। ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की, भाषा किसे कहते हैं? अब भाषा की परिभाषा जो है, भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक संपर्क माध्यम होता है। यानी भाषा किसे कहते हैं?
भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 हो जाएगा, भाषा की विशेषताएं बताया जाता है। भाषा की विशेषताएं क्या हो जाएगी? पहला है भाषा ध्वनि में होती है। दूसरा है भाषा प्रतीकात्मक होती है। भाषा परिवर्तनशील होती है। और चौथा है भाषा की क्षेत्रीय सीमा होती है। प्रश्न नंबर 17 की बात करें अगर, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 3 रूप होते हैं, बोली भाषा, परिनिष्ठ भाषा और राष्ट्रभाषा। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की, बोली किसे कहते हैं? तो भाषा के जिस रूप का प्रयोग साधारण जनता अपने घरों या समूहों में करती है, बोली कहते हैं। बोली एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। बोली सदैव क्षेत्रीय होती है, बहुत ही निष्कृष्ट होती है। ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की, परिनिष्ठित भाषा किसे कहते हैं? तो परिनिष्ठित भाषा आ गई, किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तो वह परिनिष्ठ भाषा बन जाती है। ठीक है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की, लिपि किसे कहते हैं? लिपि जो है जिस रूप में वर्ण अक्षर लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। हम अपने विचारों को आदान प्रदान में स्थायित्व प्रदान करने के लिए व दूसरों को लाभ पहुंचाने के लिए ध्वनियों के जिस चिन्ह बना लिए है, इन ध्वनि चिन्हों को लिपि कहा जाता है। ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की, देवनागरी लिपि से आप क्या समझते हैं? तो देवनागरी लिपि जो है वो हिंदी भाषा की वर्णमाला जिस लिपि में लिखी जाती है उसे देवनागरी लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि क्या होगी? देवनागरी। ठीक है। प्रश्न नंबर 22 की बात करें, देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है? अब देवनागरी की विशेषताएं क्या आ जाएगी? देवनागरी लिपि के वर्णों की बनावट सरल होती है, वह शुद्ध होती है। देवनागरी लिपि में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। देवनागरी लिपि सीखने में आसानी होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 23 की बात करते हैं अगर, पठन किसे कहते हैं? तो पठन क्या हो गया? किसी भाषा के लिखित अंश का उच्चारण करना ही पठन कहलाता है। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं, पठन कितने प्रकार के, कितने सोपान है? तो पठन के 3 सोपान होते हैं, मुद्रित प्रतीकों की पहचान, अर्थग्रहण की पहचान और उपयोग की पहचान, अर्थग्रहण उपयोग का पहचान। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की, पठन का महत्व बताइए। तो पठन का महत्व क्या है? पठन से बच्चों के शुद्ध उच्चारण क्षमता में वृद्धि होती है। पठन से बच्चों में बौद्धिक विकास होता है। पठन से बच्चों में शब्द भंडार में वृद्धि होती है। ठीक है। और पठन से बोलने व भाषण कला में बच्चे निपुण होते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की, प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों में पठनगत अपेक्षाएं बताइए। तो ये हो गया चित्र पठन। प्राथमिक स्तर पर क्या चित्र के द्वारा सीखते हैं, शब्द पठन के द्वारा, शाब्दिक पठन के द्वारा और वर्ण पठन के द्वारा सीखते हैं। प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की समाप्ति पर बालकों से पठनगत अपेक्षाएं बताइए। तो ये होगा चिंतनात्मक, चिंतन आने लगता है प्राथमिक स्तर पर, सृजनात्मक, वो नया सृजन करते हैं। प्रश्न नंबर 28 की बात करें, पठन में दक्षता अवरोध का कारण बताइए। तो दक्षता अवरोध के लिए क्या? पढ़ने की कला का अभाव होना, पठन रुचि का अभाव होना, चिंतन का अभाव होना और मन की एकाग्रता का अभाव होना। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की, संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? तो संस्कृत भाषा की लिपि भी नागरी लिपि आ जाएगी इसमें। देखिए देवनागरी लिपि। प्रश्न नंबर जो है 30 की बात करें, वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण हो गया अक्षर समूह का दूसरा नाम वर्ण है। वर्ण के 2 भाग होते हैं और वर्ण 2 प्रकार के कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर भी 3 प्रकार के होते हैं, रस दीर्घ और पुलित, और व्यंजन भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन? स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन। ठीक है।
बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। हिंदी वर्णमाला के वर्णों का विभाजन समझाइए। वर्णों का विभाजन कैसा हो रखा है? हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें से 46 वर्ण, 3 संयुक्त वर्ण, 1 मिश्र वर्ण, 2 अयोग्यवाह वर्ण है। 46 तो वर्ण हो गए और 2 जो संयुक्त वर्ण हो गए, 1 मिश्र वर्ण हो गया। मिश्र वर्ण कौन से हो गए? स्रा जो है वो मिश्र वर्ण होता है। संयुक्त वर्ण कौन से होते हैं? अक्षर, प्रह, ज्ञा। और अयोग्य वाह वर्ण कौन से होते हैं? अंग, आह। ठीक है, कुल मिलाकर के 52 वर्णों की संख्या मानी जाती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 32 की। स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर हो गया, स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर है। संस्कृत की बात करते हैं तो 13 स्वर होते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण किसी सहायता से होता है। उत्तर है, हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन होते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर बात करते हैं 34 की। व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं व्यंजन के। ठीक है, हमने बात की थी अभी। स्पर्श व्यंजन, अंतस व्यंजन, ऊष्म। स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। यानी कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। ये के अंतस व्यंजन 4 होते हैं। अंतस व्यंजन या, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, श, 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 ह। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। व्यंजनों को उनके उच्चारण स्थान सहित बताओ। तो इन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहा जाता है। अब ये जो हमने ये 25 वर्णों की बात की है, ये 25 वर्ण कौन से हैं? ये हो जाएंगे। ठीक है, क्या है? कवर्ग, कवर्ग में क्या आ जाएगा? का, गा, गा, गा। चवर्ग में क्या आ जाएगा? चा, सा, जा, ना। तवर्ग में ता, सा, जा, ना। टा, 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 ना। तवर्ग में ता, ता, जा, ना। उपवर्ग में पा, बा, बा, मा। ये कवर्ग जो है ये कंठ का है, ये तालु है, ये मूल है, दंत है, ओष्ठ है। तो कुल मिलाकर के 25 होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आज हमने 35 प्रश्नों पर चर्चा की है। मोस्ट इंपोर्टेंट माने गए हैं। अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। एक अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें कमेंट के माध्यम से, और चैनल सब्सक्राइब करते हुए कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे।